नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड स्कूल में स्वागत है। आज जेपीएससी के एग्जाम को देखते हुए झारखंड जेपीएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आज झारखंड पुनः स्थापन और पुनर्वास नीति 2008 आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के सेशन को। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है झारखंड पुनः स्थापन और एवं पुनर्वास नीति, जिसकी शुरुआत 2008 ईस्वी से हुई थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पुनर्वास नीति और पुनः स्थापन नीति इसको कब से लागू किया गया। तो इसे लागू किया गया 25 जुलाई 2008। इस तिथि से यह नीति को झारखंड सरकार के द्वारा लागू किया गया। इसकी मांग बहुत पहले से झारखंड में उठ रही थी, लेकिन झारखंड स्थापना के बाद भी 8 साल लग गए इस नीति को बनाने में। यह नीति जो है ये झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, क्योंकि झारखंड में विस्थापन की समस्या बहुत ही गंभीर है। यहां लंबे समय से झारखंड में विस्थापन को देखते हुए इस नीति का महत्व को समझा जा सकता है। तो झारखंड के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये नीति है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो झारखंड जो पुनः स्थापन और पुनर्वास नीति है, इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं पहले। ऐसे तो झारखंड जो है वो झारखंड को पूरे भारत का रूर कहा जाता है, यानी खनिजों का भंडार। ये खनिजों का भंडार तो है, लेकिन झारखंड के वासियों के लिए यह अभिशाप से भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि यहां भारी मात्रा में लोगों को यहां से विस्थापन करके अलग क्षेत्रों में जाके बसना पड़ा या फिर उन्हें अपने घरों से बेघर होना पड़ा। तो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते तो आखिर क्या कारण है जिसके कारण यहाँ के लोगों को विस्थापन की समस्या देखने को मिली। तो चूंकि हम जानते हैं कि झारखंड जो है वो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। खनिज संपदाओं से भरे होने के कारण यहाँ की जमीनों को अधिग्रहण कर उससे खनिज को निकाला जाता था। तो उसके लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाता था। तो आसपास में बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे कस्बे थे, जिसे विस्थापन की जरूरत पड़ी। तो सबसे जो ज्यादा विस्थापन की समस्या वो खनिज से देखने को मिला। तो खनिज में लगभग 25 लाख लोग, आप लोग को दिख रहा होगा इधर, यहाँ पे इसका कारण कुछ लिखे हुए हैं। इसका कारण क्या है? तो कारण है खनिज। जो खनिज से कम 25 लाख लोगों का विस्थापन हुआ है। कल कारखाना जितने भी हैं यहाँ, जैसे एचईसी हो गया, गोमिया विस्फोट कारखाना हो गया, इससे लगभग 12.5 लाख लोगों का विस्थापन इस क्षेत्र से हुआ है। इसके अलावा यहाँ झारखंड में बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसके कारण उस पे बहुत सारे डैम बनाए गए। तो डैम बनाने से आसपास के गांव में पानी भर जाने की समस्या, बाढ़ आने की समस्या होती है, जिसके कारण वहां के आसपास लोगों को विस्थापन करना पड़ा। तो सिंचाई से लगभग 16.5 लाख लोगों को विस्थापन की समस्या आई। और झारखंड में बहुत सारे वन जीव हैं, क्योंकि झारखंड में वन काफी मात्रा में है, जिसके कारण यहाँ पे वन जीव भी बहुत सारे हैं। तो झारखंड का जैसे बात करें तो पलामू जो है, पलामू अभयारण्य, यहाँ भारत का पहला बाघ का गणना किया गया, यानी कि यहाँ बाघ भी अच्छे खासा मात्रा में पाई गई, जिसके कारण यहाँ पे वन जीव के कारण लगभग 11 लाख लोगों का विस्थापन हुआ है।
इसके पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे टोटल अभी तक जो आंकड़ा है उसके अनुसार 1/4 लोग जो है झारखंड में 1/4 लोग, इतने लोगों मतलब कि बोला जा सकता है कि 65.5 लाख, मतलब लगभग 65.5 लाख लोग यहां से विस्थापन किए हैं। या तो उसे किसी अन्य राज्य की ओर जाना पड़ा, या तो अपने घरों से बेघर होना पड़ा, या फिर सरकार के द्वारा इस नीति आने के बाद उन्हें नया मकान दिया गया। तो 1/4 लोगों को यहाँ पे विस्थापन की समस्या, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 1/4 मतलब समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ी मात्रा है। तो सबसे पहले जो है झारखंड में विस्थापन की समस्या कब देखने को मिली? तो पहली जो विस्थापन जो झारखंड में देखने को मिला वो 1893 ईस्वी में, जब मुगल सराय से राजमहल के बीच रेल लाइन बिछ रहा था, जो झारखंड का पहला रेल लाइन भी है, जो 1893 में बिछ रहा था। इस समय पहला बार झारखंड में विस्थापन की समस्या देखा गया। ऐसे बहुत सारी और भी परियोजना है, लगभग 22 से 23 ऐसे परियोजना है जिससे झारखंड में विस्थापन की समस्या देखा गया। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम जो महत्वपूर्ण है, एक जो सबसे पहला जो है, दूसरा सबसे जो बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा, इस 3 चीज के बारे में हम लिखे हैं। बस ये 3 चीज के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इससे और विस्तृत ये पूरे जितने भी झारखंड में विस्थापन हुआ है, जितने भी खनिज हो, कल कारखाना हो, सिंचाई हो या वन्य जीव अभयारण्य के साथ इसके कारण जो विस्थापन हुआ है उसका हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पे विस्थापन की समस्या वो देखने को मिली 1893 में, जब झारखंड में रेल परिवहन का शुरुआत के लिए रेल लाइन बिछाया जा रहा था। तो भारी मात्रा में यहाँ के जमीनों का अधिग्रहण किया गया। दूसरा और सबसे जो बड़ा अभी तक का जो विस्थापन जिसमें सबसे अधिक भूमि का ग्रहण किया गया वो है स्वर्ण रेखा विद्युत परियोजना। स्वर्ण रेखा विद्युत परियोजना जिसके तहत लगभग 85,000 एकड़ की भूमि को अधिग्रहण किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 166 गांव इसके अंतर्गत आते थे और इसमें 37,556 लोग प्रभावित हुए थे। तो ये झारखंड का सबसे बड़ा विस्थापन वाली परियोजना है जो वर्तमान में चालू है। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है शंख जल विद्युत परियोजना। इसके तहत 81,819 एकड़ की भूमि ली गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसी झारखंड में परियोजना है जो विवादित है और जो चालू तो किया गया लेकिन उसे पूर्ण स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वह सफलता नहीं प्राप्त कर सका। उसमें से पहला है कोयल कारो परियोजना, जिसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था, जिसमें लगभग 256 गांव प्रभावित हुए थे, जिससे 2.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इसे बंद कर दिया गया। इसी के दौरान एक टपकारा गोली कांड भी हुआ था विरोध में, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस विरोध के कारण इस परियोजना को बंद कर दिया गया था।
इसी परियोजना से एक बहुत ही फेमस महिला है, प्रभात खबर की पत्रकारी दयामणि बारला। जो पिछला बार जेएसएससी के द्वारा पूछा गया था, दयामणि बारला, इन्होंने भी इस परियोजना का विरोध किया था, जिसके कारण इसे आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। इसे आयरन लेडी ऑफ झारखंड के उपनाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना में ये बहुत ही फेमस हुई थी। ये पिछला बार का जेएसएससी एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला जो परियोजना जो वर्तमान में बंद कर दिया गया, दूसरा है नेतरहाट फील्ड फायरिंग। तो नेतरहाट फील्ड फायरिंग जो है ये 1964 में स्टार्ट किया गया था, जिसे झारखंड सरकार के द्वारा 17 अगस्त 2022 में बंद कर दिया गया। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये हाल ही में बंद कर दिया गया था और लंबे समय तक ये परियोजना विवादित रहा था। तीसरा जो परियोजना है उसका नाम है ईचागढ़। ईचागढ़ परियोजना, इसमें लगभग 66 गांव प्रभावित हो रहे थे और लगभग 1.21 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो ये कुछ पृष्ठभूमि है, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति, ये कौन कौन से कारण थे जिससे ये प्रभावित हो रहा था। तो इसकी पृष्ठभूमि एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी के लिए। मेंस में आप इसे इतना लिख देंगे तो काफी है। चलिए अब इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो आखिर जो ये झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों बनाया गया। तो इसका उद्देश्य है कि जितना कम से कम हो सके विस्थापित किया जाए, जितना कम से कम लोगों को अपने आवास, अपने गांव, अपने समाज से छोड़ के कहीं और जाना पड़े। दूसरा है कि जो ये पुनर्वास नीति के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए और यथाशीघ्र किया जाए। ऐसा ना हो कि परियोजना के नाम पर जमीन को तो ले लिया गया हो, लेकिन स्थानीय लोगों को वहां का मुआवजा और उसके लिए पर्याप्त घर की मात्रा उपलब्ध ना हो, तो ऐसे में लोगों को दर दर की भटकना ना पड़े। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, पुनर्वास पर्याप्त और शीघ्र। ये हम बहुत ही कम टाइम में लिखे, क्योंकि आप किताब में पढ़िएगा तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा में लिखा हुआ और आदमी को समझ में भी नहीं आता है। तो जिसके कारण हम ये बहुत ही संक्षिप्त में लिखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तीसरा है कि इसके लिए विशेष प्रावधान भी है किसी किसी वर्ग के लिए, यानी यदि कोई अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति से संबंधित हो तो उसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए, उसके लिए संवेदनशील प्रक्रिया अपनाई जाए। उसके अलावा चौथा पॉइंट है स्थानीय आय का ठोस प्रयास, यानी कि यदि कोई व्यक्ति या कोई परिवार कहीं से विस्थापित कर कहीं दूसरे स्थान पे उसे बसाया जाएगा, तो उसके लिए आय का एक अस्थायी स्रोत होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई आदमी, कोई परिवार किसी जगह पे अपना रोजगार कर रहा था, तो उससे जहां नया शिफ्ट किया जाएगा, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे अपना दुकान चला रहा था या फिर अन्य कोई व्यवसाय कर रहा था, जो इस क्षेत्र के लिए तो सुटेबल था, लेकिन जो नया जगह पे बनाया जाएगा वहां पे हो सकता है उसके लिए वो सुटेबल ना हो। ऐसी स्थिति में उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर
अर्ध बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए प्रॉपर एक अस्थायी रूप से आय का एक स्रोत उसे दिया जाए। ये इसका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट के बारे में बात करें तो सामाजिक मूल्यांकन। ये सामाजिक मूल्यांकन क्या है? सामाजिक मूल्यांकन जो है यानी कि सोशल असेसमेंट। तो सोशल असेसमेंट यानी कि यदि कोई आदिम जनजाति या फिर जनजाति परिवार किसी क्षेत्र से विस्थापित होकर किसी अन्य क्षेत्र में उसे बसाया जाए तो वहां उसके सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान दिया जाए। यानी यदि कोई एसटी समाज का व्यक्ति या पूरा गांव कहीं से विस्थापित किया जा रहा है तो यहाँ पे इसके लिए मान लीजिए जहां पे अभी रहता हो वहां पे इसका अखड़ा होता था, गांव में जाहिर थान होता था, या ऐसे बहुत सारे सामाजिक स्थल थे जहां पे लोग आपस में बैठते थे या फिर पूजा अर्चना करते थे। तो ये सब चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि सिर्फ वो व्यक्ति को ही वहां पे आप घर दे दीजिएगा तो उसके सामाजिक मूल्यांकन नहीं होगा। तो उसके लिए उसके अखड़ा, उसके जाहिर थान या अन्य कोई जो भी पूजा स्थान हो वैसे चीजों को भी आपको वहां पे उसके लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये उसका सामाजिक मूल्यांकन हो गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, किताब में आप पढ़ने जाइएगा तो आपको बहुत लंबा पढ़ना मिलेगा और हो सकता समझने में भी परेशानी हो सकती है। इसे लिख लिया मैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसके तीसरे पॉइंट के बारे में हम लोग चलते हैं। इसमें है प्रशासन। तो इस प्रक्रिया में प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी, इसमें प्रशासन किस तरह काम करेगा या प्रशासन का क्या दायित्व रहेगा, इसके बारे में बात करें तो प्रशासन यदि कोई गांव है या कोई स्थल है जिसका अधिग्रहण किया जाना है, मान लीजिए कोई गांव का अधिग्रहण करना है, तो अधिग्रहण कर रहे हैं और यदि यहाँ का जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो परिवार है या फिर जो गांव है, यदि 100 से अधिक गांव यहां से विस्थापित होने की इच्छा ना जताए, मतलब कि वो यहां से जाने से मना कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या जाएगा? तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त क्या करेंगे कि उपायुक्त, एक राज्य सरकार जो है एक उपायुक्त के मतलब कि कम से कम उपायुक्त रैंक का कोई व्यक्ति उसको मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया जाएगा। किसकी नियुक्ति की जाएगी? कम से कम आयुक्त रैंक का कोई व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी और इनका काम होगा कि यहाँ पे जो जिस क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना है वैसे क्षेत्र का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, यहाँ के लोग क्यों नहीं विस्थापित होना चाहते हैं, क्या समस्या है, तो उनकी बातों को सुना जाएगा, उनके आर्थिक प्रभाव को देखा जाएगा और उसके लिए एक अपना रिपोर्ट बना के राज्य सरकार को सौंपेगा और ये जो रिपोर्ट होगा ये आयुक्त को 30 दिनों के अंदर सौंपना रहेगा। 30 दिनों के अंदर इसे रिपोर्ट सौंपना है। तो ये इसके प्रशासन हो गया। अब चौथे बिंदु हम लोग लिखे हैं योजना। तो ये जो योजना है, ये योजना का क्या क्या मुख्य पॉइंट है इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
यदि कोई 100 से अधिक परिवार जाने से मना कर दे, इसमें 100 से अधिक गांव था और यहाँ 100 से अधिक परिवार यदि किसी स्थान से विस्थापित होने से मना कर दे, तो ऐसी स्थिति में SIA की रिपोर्ट, SIA मतलब SIA यानी सोशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सोशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका मूल्यांकन करेगी और वो अपना रिपोर्ट बताएगी कि क्या ऐसे क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा सकता है या नहीं। तो ये जो अपना रिपोर्ट जो है वो 15 दिन के अंदर में प्रस्तुत करेंगे और 15 दिन के अंदर में ये क्या करेंगे कि इस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। और ये जो प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा कि इस क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना है, इसके लिए कम से कम उसे 3 न्यूज़पेपर में इसकी घोषणा जारी करना पड़ेगा। उसमें से कम 2 हिंदी पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये झारखंड है और मान लीजिए कि पलामू क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना है और आप जो न्यूज़पेपर में इसका आर्टिकल या इसकी घोषणा देंगे वो द हिंदू में दे दिए, हिंदुस्तान टाइम्स में दे दिए, टेलीग्राम में दे दिए, तो ऐसी स्थिति में तो ऐसे लोगों को, यहाँ के लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि इसमें क्या है, कि क्या क्या इसमें निर्णय लिया गया। तो इसमें से कम 2 हिंदी पेपर होना चाहिए और कम से कम 3 न्यूज़पेपर होना चाहिए, कम से कम। ये क्वेश्चन पिछला बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप लोग याद रखें। कम से कम 3 न्यूज़पेपर में होना चाहिए, उसमें 2 हिंदी होना चाहिए या फिर वैसे क्षेत्रों में उस न्यूज़पेपर का प्रकाशन या फिर वहां से निकलता हो, वैसे पेपर में आपको इसका घोषणा पेपर में जारी करना चाहिए। तो इसके चौथा पॉइंट हम लोग देख लिए योजना। चलिए 5वां पॉइंट सर्वेक्षण के बारे में चर्चा करते हैं कि इस योजना में जो सर्वेक्षण किया जाएगा वो क्या क्या सर्वेक्षण किया जाएगा। मान लीजिए कि इस क्षेत्र का मान लीजिए कि ये रांची के आसपास एरिया हो गया, खुट्टी के आसपास, इस एरिया का हमको क्या करना है, अधिग्रहण करना है। तो सबसे पहले इसका सर्वेक्षण करना पड़ेगा। सर्वेक्षण करने में क्या क्या ब्यौरा आपको देना है। मान लीजिए आप किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करते हैं, यदि आपको अधिग्रहण करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि वैसे क्षेत्र का जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवार का ब्यौरा लिखेंगे कि परिवार में जो है वो कब से वहां रह रहे हैं। पहला क्या हो गया, कब से वहां पे रह रहे हैं। दूसरा हो गया कि उनका व्यवसाय क्या है, व्यापार करते हैं या कोई अन्य काम करते हैं, ठीक है, इत्यादि व्यापार वगैरह जो भी करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि वहां पे वो जो परिवार है जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है, इसकी भूमि का, वो कृषि कार्य करते हैं या फिर गैर कृषि कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा जाएगा, पहला हो गया परिवार ब्यौरा, परिवार कब से रह रहा हो और भी उससे संबंधित जो जानकारी है, बेसिक जानकारी इसमें लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे कि कृषि क्षेत्र, जो परिवार है वो कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है या फिर गैर कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मतलब कि कोई व्यापार करता हो। तीसरा है कि उस जो परिवार है उसका संबंध किस समुदाय से है, क्या वो एसटी से है यानी अनुसूचित जनजाति से है, क्या उनका संबंध अनुसूचित जाति से है, क्या उनका
अन्य कोई भी ओबीसी प्रिमिटिव ट्राइब, उसका ब्यौरा उसमें लिखना है। चौथा बिंदु हो गया कि जिस परिवार का या जिस व्यक्ति का हम जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या दिव्यांग है यानी डिसेबल है, निराश्रित है मतलब क्या उसके लिए उसका कोई वो किसी पे आश्रित नहीं है, कोई अकेला व्यक्ति हो, या कोई अविवाहित महिला हो, या कोई विधवा हो, या कोई परित्यक्त महिला। परित्यक्त महिला मतलब ऐसी महिला जिसका शादी हो गया लेकिन उसे छोड़ दिया गया उसके पति के द्वारा, तो उसको बोलते हैं परित्यक्त महिला। ऐसी कोई महिला या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो, तो ऐसे लोगों को जब तक उसके लिए आवास उपलब्ध ना कराया जाए तब तक उसे उस जमीन से आप हटा नहीं सकते। उसके जमीन को अधिग्रहण तभी कर सकते हैं जब उसके लिए प्रॉपर मकान या रहने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई हो। पांचवा बिंदु है कि भूमिहीन परिवार, यदि मान लीजिए कोई भूमिहीन परिवार है। भूमिहीन परिवार का मतलब क्या हो गया? भूमिहीन परिवार का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस गांव में रहता हो लेकिन इसका कोई लिखित जो जमीन पे रह रहा हो, बहुत वर्षों से रह रहा है लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, या फिर ऐसे ही झोपड़ी वगैरह बना के रह रहा और इस जमीन का हम अधिग्रहण कर रहे हैं, तो क्या ये लोग बेघर हो जाएंगे? नहीं। तो इसके लिए क्या है कि यदि कोई भूमिहीन परिवार हो यानी उसका रैयती नहीं हो जमीन हो, उसका पर्सनल जमीन नहीं हो, तो वैसे स्थिति में क्या करेगा कि जो ग्राम सभा होगी वो ग्राम सभा डिसाइड करेगा कि क्या यह यहाँ का वासी है, क्या यहाँ रह रहा। तो उसके लिए दो कंडीशन है, एक होता है अनुसूचित क्षेत्र, एक होता है गैर अनुसूचित क्षेत्र। जो हम लोग रघुवर दास के द्वारा हम लोग 13-11 सुनने में आए, ये वही चीज है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। तो यदि कोई व्यक्ति ग्राम सभा के द्वारा बताया जाए कि वो व्यक्ति इस जमीन पे पिछले 15 वर्षों से रह रहा हो, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र होगा। यदि कोई 30 वर्षों से अनुसूचित क्षेत्र में रह रहा हो तो वो व्यक्ति वहां का मूलवासी माना जाएगा और उसे भी वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति आके लाभ लेने के लालच में बोल दे कि मैं भी इसी स्थान पर रहता था। तो इसके लिए अगला पॉइंट है कि यदि कोई 100 से अधिक गांव, 100 से अधिक परिवार है जो एसटी है, जो पूरा का पूरा क्या है, मान लीजिए ये पूरा झारखंड हो गया, मान लीजिए ये हो गया, इस क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है, और ये जो परिवार है यहाँ 100 से ज्यादा ऐसी परिवार है, 100 से ऐसा परिवार है जो क्या है, जिसका संबंध एसटी समुदाय से है, और वे यदि जाने से यहाँ से मना कर दे, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो इस स्थिति में टीएसी यानी ट्राइबल असिस्टेंट काउंसिल यानी टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी, उसमें गलत बता दिए थे, एडवाइजरी काउंसिल, तो ये मामला कहां जाएगा? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये झारखंड में स्थित है। तो इसके बाद क्या होगा कि इसे टीएसी का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। तो टीएसी जो है इसका अध्यक्ष उस राज्य का मुख्यमंत्री होते हैं, और इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। इसमें से 16 सदस्य जो है
सभी एमएलए होते हैं और एसटी समुदाय से होते हैं। तो ये टीएससी जब अप्रूवल देगा और उसके बारे में जांच करेगा, उसके बाद ही इस गांव का अधिग्रहण किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका सर्वेक्षण का ब्यौरा। सर्वेक्षण में आप लोग, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको थोड़ा समझ लें। इसमें क्या होगा, सर्वेक्षण किसका करेंगे, सर्वेक्षण किसका करेंगे, उसमें जो परिवार है उसमें क्या क्या परिवार का है, कृषि है, नॉन कृषि है, किस समुदाय से है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है। यदि ये 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। यदि कोई भूमिहीन परिवार है तो वो यदि 30 वर्षों से अनुसूचित क्षेत्र और 15 वर्ष से यदि गैर अनुसूचित क्षेत्र में रहा तो ये ग्राम सभा यदि डिसाइड कर दे तो उस परिवार को भी उसका हिस्सा माना जाएगा। और यदि 100 से अधिक एसटी परिवार अपनी अनिच्छा जाहिर कर दे विस्थापन से तो उस कंडीशन में टीएससी का अप्रूवल मिलेगा, फिर इसको अधिग्रहण किया जा सकता है। तो ये इसका सर्वेक्षण हो गया। अगला इसके लाभ क्या क्या मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में प्रश्न इससे देखने को मिलता है। तो इसमें लाभ क्या क्या है, तो यदि कोई व्यक्ति का अधिग्रहण किया गया हो, किसी व्यक्ति के जमीन का अधिग्रहण किया गया तो उसके लिए गांव में 10 डिसिमिल में मकान बनाया जाएगा। गांव में 10 डिसिमिल में घर बनाया जाएगा और शहर में 5 डिसिमिल में उसके लिए मकान का निर्माण कराया जाएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र में एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि मकान बनाना रहेगा तो 150 स्क्वायर मीटर में उसके लिए मकान का निर्माण कराया जाएगा और शहर में 100 स्क्वायर मीटर में मकान का निर्माण कराया जाएगा। या फिर एक मुश्त 3 किस्तों में 3 लाख रुपए आप ले सकते हैं। चौथा है कि यदि आपके पास भूमि नहीं है तो और आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो उस कंडीशन में यदि आप ग्रामीण वासी हैं तो आपको 55 स्क्वायर मीटर में मकान बनाकर दिया जाएगा। या फिर आप यदि आप मकान नहीं लेना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि मान लीजिए कि ये आपका जमीन था, इसमें आप यदि कुछ पशु भी पाले हुए हैं तो पशुओं के लिए आप जहां विस्थापित किया जाएगा तो वहां पे पशुओं का शेड बनाने के लिए, पशुशाला के शेड रहने की व्यवस्था के लिए 35,000 रुपये आपको अतिरिक्त मिलेगा। और जो आपका सामान है, यहाँ पे आपका घरेलू सामान या और भी जो सामान है उसको ले जाने के लिए आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। यानी पशुशाला के लिए कितना, 35,000 रुपया। और ढुलाई के लिए कितना, सामान आपको भाई लेके जाना पड़ेगा ना यहाँ से अपना जो भी सामान है, तो सामान लेने के लिए आपको कितने रुपए मिलेंगे, 15,000 रुपया लगेंगे। यदि मान लीजिए आप यहाँ पे आपका कोई दुकान था, कोई गुमटी था, तो ये गुमटी आपको यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा, तो उस बनाने के लिए आपको 50,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। तो ये उसके लाभ थे, इसे आप अच्छे से देख लें। ये छठा पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट हो गया, मान लीजिए कि ये नियम तो इतना सारा बना दिया गया, लेकिन मान लीजिए कि इसका कोई नहीं मानता हो, इसका उल्लंघन करता, तो आप कहाँ जाइएगा, तो उसके लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। तो इसके लिए एक राज्य सरकार एक समिति गठित करेगी जिसमें कम से कम एसडीओ रैंक का कोई अधिकारी की अध्यक्षता में होना चाहिए। और इसका समीक्षा करने के लिए उपायुक्त यानी डीसी इसका समीक्षा करेगा।
और इसके लिए राज्य सरकार एक त्रिस्तरीय न्यायाधिकरण का भी गठन करेगा। यानी आपको कोई भी सुनवाई करना तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। त्रिस्तरीय मतलब इसमें कितने सदस्य होंगे, तो 3 सदस्य होंगे। ये याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार एक निगरानी तंत्र का गठन करेगी। यानी कि एक झारखंड पुनः स्थापना एवं पुनर्वास परिषद का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष कौन होंगे, हम उस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। और उसके अलावा इसमें जिस डिपार्टमेंट से रहेगा उस डिपार्टमेंट का मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री उस राज्य के जो मुख्य सचिव है वो उसके मेंबर होंगे। इसके अलावा जिस डिपार्टमेंट का मंत्री है उस डिपार्टमेंट का जो मुख्य सचिव है वो भी इसके सदस्य रहेंगे। इसके अलावा यदि कोई उस डिपार्टमेंट का कोई जानकार व्यक्ति हो तो उसका सदस्य हो सकता है। इसके लिए वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी आवश्यक है। निगरानी तंत्र जो परिषद बनेगा इसमें कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। इसके अलावा एक पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है इसका, वो है सूचना का आदान और प्रदान। यानी कि जो भी सूचनाएं हैं, यदि किसी क्षेत्र का आप अधिग्रहण करते हैं तो उसका सूचना आपको इंटरनेट पे भी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा क्योंकि सब कोई तो इंटरनेट चलाता नहीं, ग्रामीण क्षेत्र तो इससे बहुत अनभिज्ञ है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। तो इसके लिए आपको उस गांव पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से प्रत्येक लोगों को बताना है कि आपका कितना भूमि का अधिग्रहण किया गया हो, इसके लिए आपको किस स्थान पे और कितना मुआवजा सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो ये पूरा ब्यौरा प्रत्येक ग्रामवासियों को, प्रत्येक व्यक्ति को देना आवश्यक है। तो ये हो गया झारखंड पुनः स्थापना और पुनर्वास नीति 2008 उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।